स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। बेटा हम लोगों ने अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट्स को कर लिया था। आज हम तीसरे प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। आपने बहुत विधिवत तरीके से उन क्वेश्चंस को लिख भी लिया होगा। समय-समय पर उनको रिवाइज़ भी करते रहेंगे और इसी के साथ हमारी तैयारी आगे बढ़ती रहेगी। आज हम लोग तीसरे सेट को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें फिर से हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस के साथ-साथ हम थोड़ा-थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते चलेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगे और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आज का जो हमारा बेटा पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न क्या कहता है? एक बार निगाह बनाते हैं कि राष्ट्रपति ने अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति ने अब तक कितने बार आपातकाल की घोषणा की है? और आपातकाल का भी कौन-सा प्रकार है? राष्ट्रीय आपातकाल। पहला है केवल 1 बार, ऑप्शन है पहला केवल 1 बार, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बेटा 2 बार, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा 3 बार और चौथा ऑप्शन है बेटा कभी नहीं। तो अगर हम इसके सही उत्तर पर जाने की कोशिश करें, तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो होगा बेटा 3 बार। कितने बार? 3 बार अभी तक राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की हुई है। ये आपातकाल है क्या? किसी विषम परिस्थिति में जब देश की स्थिति और हालात दोनों सही नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब हम लोग एक-एक करके इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम बेटा बात करें आपातकाल की, आपातकाल को इंग्लिश में इमरजेंसी कहते हैं। इमरजेंसी होती क्या है? तो विपरीत और विषम परिस्थितियों में जब देश के जो हालात हैं वो ठीक नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। अब ये आपातकाल है क्या? तो आप जानते हैं भारत को चलाने के लिए एक संविधान नाम की एक पुस्तक है, जिसमें कुछ नियम, कायदे, कानून लिखे हुए हैं। तो उस संविधान नामक पुस्तक में आपातकाल का वर्णन या ज़िक्र किया गया है। अगर हम बात करें कि आपातकाल का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आप भाग याद रखेंगे, भाग 18। भाग 18 में आर्टिकल नंबर 352 से लेकर बेटा 360 तक किसका वर्णन किया गया है? आपातकाल यानी इमरजेंसी का वर्णन किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार की बेटा? 3 प्रकार की। सबसे पहली इमरजेंसी आएगी राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका क्वेश्चन में जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल। बेटा जो दूसरी इमरजेंसी आएगी, वो आएगा राज्य में संवैधानिक तंत्र का फेल होना। राज्य में संवैधानिक तंत्र का फेल होना। राज्य में संवैधानिक तंत्र का फेल होना, ये बेटा दूसरी टाइप की इमरजेंसी है, दूसरे प्रकार का आपातकाल है। और तीसरा जो अंतिम आपातकाल है बेटे, वो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। तो भारतीय संविधान में इन 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन किया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र का फेल होना और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, तो आर्टिकल 352 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। फिर आप 4 और जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आर्टिकल 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के फेल होने को डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है। और 360 आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। हमारे जो प्रश्न की मांग थी, वो प्रश्न की मांग थी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। तो राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम लोग बेटा बात करें, तो राष्ट्रीय आपातकाल या तो समूचे भारत पर लग सकता है, पूरे भारत पर लगाया जा सकता है, या फिर बेटा भारत के किसी भाग पर लगाया जा सकता है। भारत के किसी भाग या किसी भी क्षेत्र पर लगाया जा सकता है। ये था राष्ट्रीय आपातकाल। अब प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल इन 3 परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। इन 3 कारणों से लगाया जा सकता है और वो 3 कारण क्या हैं, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे जो पहला कारण है, वो है बेटा युद्ध। अगर किसी देश से युद्ध हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। दूसरा जो कारण है, वो है बेटा बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण का मतलब बेटा बाहरी आक्रमण। कोई भूभाग है वो आक्रमण कर दे, कोई देश भारत पर आक्रमण कर दे, इन परिस्थितियों में। और तीसरा जो अगर बात करें, तो आएगी आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर। तो राष्ट्रीय आपातकाल इन 3 कारणों से लगाया जा सकता है। युद्ध,
बाह्य आक्रमण और तीसरा क्या है, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जा सकता है। लेकिन बेटा ये जो तीसरे नंबर का आपातकाल है, जिसे आंतरिक अशांति आपातकाल के रूप में जाना गया, इसका दुरुपयोग बहुत किया जा रहा था। इस वजह से आंतरिक अशांति शब्द को परिवर्तित कर दिया गया। आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर एक शब्द ले आएंगे बेटा, सशस्त्र विद्रोह। क्या ले आएंगे बेटा, सशस्त्र विद्रोह। तो मतलब मूल संविधान में युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति शब्द जैसे शब्द थे, लेकिन आंतरिक अशांति के आधार को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को शामिल कर दिया। और आपको पता है संविधान में कुछ भी हटाया या कुछ भी जोड़ा तभी जाता है तो एक प्रक्रिया की जाती है जिसे संविधान संशोधन कहते हैं। तो ये प्रश्न आने की संभावना बहुत है, किस संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन होगा बेटा 1978। और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शामिल कर दिया गया। अब हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़े दो तीन पहलुओं को और देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा। तो अगर हम ईयर्स की बात करें बेटा, तो राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले लगेगा 1962 में। अब तक 3 बार लग चुका है, जो कि क्वेश्चन था। पहली बार कब लगेगा, 1962 में लगेगा और 1968 तक रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बेटा भारत और चाइना का युद्ध हो जाएगा, भारत और चीन का युद्ध होगा, जिसकी वजह से भारत में किसकी घोषणा कर दी जाएगी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी। दूसरे की बात करें, दूसरा कब लगेगा, दूसरा लगेगा ईयर 1971 में। ये क्यों लगेगा और 1971 तक ही रहेगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा, आपको याद होगा भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा। तीसरा जो आपातकाल होगा वो 1975 में लगेगा। और ये वाला जो आपातकाल होगा ये बहुत विवादों का कारण बनेगा, क्योंकि ये जो आपातकाल लगा था ये लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर इस आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल आपको याद रखने हैं। पहला 1962 से 68 तक लगा था, दूसरा 1971 में लगा था। ये बेटा राष्ट्रीय आपातकाल है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितने बार लगा है, टोटल 3 बार लगा है। और कितने 3 कारणों से लगाया जा सकता है, वो 3 कारण ये लिखे हैं और 3 बार ये लिखा हुआ है। पहला भारत और चीन का युद्ध हुआ, दूसरा भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तीसरा आंतरिक अशांति। ये जो तीसरा आपातकाल था ये बहुत विवादों का कारण रहा। क्यों विवादों का कारण रहा, इसको यहाँ पर देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि विवादों का कारण क्यों रहा। एक मामला याद रखिएगा आप, उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण। उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण, इस मामले को याद रखिएगा। राजनारायण ये एक केस हुआ 1978 में, सॉरी 1975 में ये एक केस होगा और इसका फैसला 1975 में आएगा। क्या होगा, इंदिरा गांधी चुनाव लड़ेंगी रायबरेली से और उनके सामने विपक्ष के कैंडिडेट होंगे राजनारायण। और इंदिरा गांधी धांधली करेंगी, ऐसा कोर्ट का कहना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले में यह बताया कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव को जीता है, जिसकी कारण उनके चुनावों के परिणामों को रद्द किया जा रहा है और आने वाले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। ये फैसला आया, किस मामले में आया, उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण। इस मामले को थोड़ा और बारीकी में पकड़ने का प्रयास करेंगे। इंदिरा गांधी का नाम याद रखिएगा, उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर होंगी इंदिरा गांधी और उनके सामने राजनारायण कैंडिडेट होंगे, राजनारायण कैंडिडेट होंगे और ये चुनाव लड़ेंगी इंदिरा गांधी रायबरेली से। जो राजनारायण होंगे वो इंदिरा गांधी के इस चुनाव को हाई कोर्ट में चैलेंज कर देंगे और उस केस का नाम पड़ेगा उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण मामला, जो कि 1975 में होगा। और हाई कोर्ट इंदिरा गांधी के चुनावों को रद्द करने की मांग करेगा और कहेगा इन्होंने गलत तरीके से चुनावों में जीत हासिल करी है और इंदिरा गांधी पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा। कितने साल का, 6 साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब आप सोच कर देखिए, आपकी सांसदी चली गई तो क्या आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रह पाएंगे, नहीं। अब क्या होगा, इंदिरा गांधी इस मामले को लेकर जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में
और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचेगा, अब ये फैसला कब आया, इस फैसले की डेट भी याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया। ये फैसला हाई कोर्ट से आया, तो डेट याद रखिएगा 12 जून 1975। 12 जून 1975 को यह फैसला आया और कहा कि इनके चुनावों को रद्द किया जाए और 6 साल तक इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। और इसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी इस मामले को लेकर चली गई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 24, क्या बात करेंगे बेटा, 24 जून 1975 में अपनी एक सुनवाई के दौरान इंदिरा गांधी को थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन भारत में इंदिरा गांधी के खिलाफ आक्रोश बढ़ चुका था, दंगे बढ़ चुके थे, हर जगह जो माहौल था वो दंगों का था। इसके चलते इंदिरा गांधी ने 25 जून, डेट कब होगी बेटा, 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद, उस समय राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति होंगे और इन्हीं राष्ट्रपति महोदय ने इंदिरा गांधी के कहने पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की क्या कर दी बेटा, घोषणा कर दी। और यह आपातकाल होने का जो कारण बताया गया वो बताया गया आंतरिक अशांति। क्या बताया गया, आंतरिक अशांति इसका आपातकाल का कारण बताया गया। तो अब तक कुल कितने बार लग चुका है, तो आपका सही उत्तर होगा 3 बार लग चुका है। कब कब लगा है, तो ईयर 1962, 1971 और 1975। इसको आप विधिवत नोट कर लेंगे और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा ये पहला प्रश्न क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था। क्या प्रश्न कह रहा है, 1420 में विजयनगर साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री, कौन सा यात्री है बेटा, इटली का यात्री कौन था। तो पहला ऑप्शन है एडोआर्डो बारबोसा, दूसरा निकोलो डी कोंटी, तीसरा अब्दुल रज्जाक, चौथा डोमिंगो पेस। तो अगर हम इसके बेटा सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी ये आया था भारत। अब इससे संबंधित आपको 4, 5, 6, 7, 8, 10 यात्रियों को और याद करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए एक बार इनकी समरी को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत यात्रा किसने करी, तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है टॉलमी। क्या याद रखेंगे बेटा, टॉलमी। कब आएंगे बेटा, 130 ईस्वी में आएंगे। इनका कौन सा देश होगा, यूनान से इनका संबंध होगा। और ये खगोल शास्त्री थे और भूगोल के जानकार थे, इस बात को याद रखेंगे। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे भू केंद्रित सिद्धांत कहते हैं, यानी सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है, सारे ग्रह और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, भू केंद्र में है यानी पृथ्वी केंद्र में है। आगे चलकर इसे गलत साबित कर दिया गया और बताया गया कि भैया जो सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। खैर उस टाइम पे इतनी जानकारी देना अपने आप में काबिले तारीफ बात हुआ करती थी। तो टॉलमी आएंगे सबसे पहले। दूसरे आएंगे बेटा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कब आएंगे, 302 से 298 ईसा पूर्व। और अगर हम बात करें कहाँ के होंगे, तो ये मेगस्थनीज होंगे ग्रीस के। ये किसके साथ आएंगे, सेल्यूकस निकेटर के साथ आएंगे। और किसके दरबार में जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाएंगे। और मेगस्थनीज जिस पुस्तक लिखेंगे उस पुस्तक को भी बेटा आप लोग याद रखिएगा, इंडिका। पुस्तक का नाम क्या होगा, इंडिका। इस बात को भी आपको याद ही रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगले हैं फायान। कौन है बेटा, फायान। 405 से 411 ईस्वी के मध्य आएंगे। चीन से इनका संबंध होगा और बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में पहुंचेंगे या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आएंगे। अगले हैं बेटा हेनसोंग। हेनसोंग की बात करें 630 से 645 के टाइम पीरियड पर भारत में रहेंगे। इनका भी संबंध चीन से होगा बेटा। और 14 वर्षों तक ये भारत में लगभग रहेंगे। और नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अब हम बात करें, नालंदा आपने सुन रखा होगा, एक तक्षशिला है और एक नालंदा है। नालंदा जो कि बेटा आपको देखने को मिलेगा बिहार में, यहाँ पर ये पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। अगला है अल मसूदी। अल मसूदी की बात करें तो 896 से 956 तक इनका भारत में निवास रहेगा। और बेटा अरब के होंगे, कहाँ के होंगे, अरब के होंगे। और इनकी अगर हम पुस्तक की बात करें तो अल जम्न
इनकी पुस्तक है। दूसरा है किताब अल आवास, तीसरी है बेटा किताब मुरज अल दहाब। ये इनकी बेटा कुछ पुस्तकें हैं अल मसूदी की। तो अल मसूदी का भी भारत आगमन होगा, इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा। किस टाइम पर होगा? 896 से 956 के मध्य होगा। अगले हैं बेटा अलबरूनी। अलबरूनी की बात करें तो इनका संबंध होगा फ्रांस से और 11वीं शताब्दी में इनका भारत आगमन होगा। पुस्तक के नाम की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तारीख उल हिंद। क्या नाम है बेटा? तारीख उल हिंद। अगले आएंगे बेटा मार्को पोलो। मार्को पोलो 1254 से 1324 तक रहेंगे। इनका संबंध इटली से होगा। दक्षिण भारत का दौरा करेंगे और काकलीय राजवंश की रुद्रम्मा देवी के शासनकाल में इनका भारत आगमन होगा। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। रुद्रम्मा के शासनकाल में इनका कहां आगमन होगा? भारत आगमन होगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगले हैं बेटा इब्न बतूता। 1333 में इनका भारत आगमन होगा और 1342 तक रहेंगे। अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, वहां से इनका आगमन होगा और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर या मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचेंगे। क्या नाम होगा? इब्न बतूता। अगला है बेटा निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी की बात करें तो 1395 से 1469 तक रहेंगे। इनका संबंध इटली से होगा। विजयनगर की यात्रा करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और हिस्टोरिका डे वेरिएटेड फोर्टून नामक इनकी पुस्तक होगी। पुस्तक का भी नाम आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगले होंगे बेटा अब्दुल रज्जाक। 1440 ईस्वी में इनका आगमन होगा। संबंधित देश फ्रांस होगा बेटा। और यह तिमुरिड सम्राट शाहरुख के राजदूत होंगे। अब्दुल रज्जाक फ्रांस के होंगे और तिमुरिड सम्राट शाहरुख होंगे, उनके राजदूत के रूप में भारत आगमन होगा इनका। और विजयनगर का दौरा करेंगे। किसका दौरा करेंगे? विजयनगर का दौरा करेंगे। कौन? अब्दुल रज्जाक। तो ये 10वें यात्री थे जिनका भारत आगमन हुआ। अगले हैं अफानासी निकितिन। इनके बारे में सिर्फ इतना याद रखिएगा, 15वीं शताब्दी में आएंगे और कहां से आएंगे? रूस से आएंगे, बस इतनी बात। अगले हैं बेटा वास्को डिगामा, नाम सुना होगा, 1498 में आएंगे। संबंधित देश होगा पुर्तगाल और इनके विषय में हम पीछे ही वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगले हैं डोमिनिगो पेस, 1520 में आएंगे। संबंधित देश होगा पुर्तगाल। पुस्तक लिखेंगे विष्णु गाथा, जिसमें विजयनगर के बारे में वर्णन किया जाएगा। किसके बारे में? विजयनगर के बारे में वर्णन किया जाएगा। और कृष्णदेव राय किसके शासनकाल में आएंगे? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आएंगे। अगले हैं बेटा विलियम हॉकिंस। इन्हें कैप्टन हॉकिंस के नाम से भी जाना जाता है। 1608 से 1611 तक भारत में रहेंगे। विलियम्स जो हैं वो ब्रिटेन से आएंगे और ब्रिटेन के राजा होंगे जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में आएंगे। और अगर हम बात करें तो बेटा ये जहांगीर के दरबार में प्रस्तुत होंगे। कहां प्रस्तुत होंगे? जहांगीर। ये प्रश्न भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज यात्री कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस था। और बेटा ये जिस जहाज से आया था, जिस जहाज का नेतृत्व करते हुए आया था, उस जहाज का नाम था हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर। अगला, तो ये बेटा हम लोगों ने 13 से 14 यात्री देखे और इन 13 से 14 यात्रियों के क्रम को आप बिल्कुल हूबहू याद रखेंगे और इसको लिख लेंगे तभी आपको याद रहेगा। तो निकोलो डी कोंटी विजयनगर की यात्रा करेंगे 1420 में और विजयनगर साम्राज्य का वर्णन करेंगे और इटली से इनका क्या होगा? संबंध होगा। अब एक प्रश्न और बनता है, कई बार पूछा जाता है कि भारत आने वाले चीनी यात्री, कैसे यात्री? चीनी यात्री का सही क्रम लिखें। का सही क्रम लिखें। सही क्रम बताने को कहेगा। तो एक ट्रिक आप याद रखना बेटा, फांसी हुई। क्या हुई बेटा? फांसी हुई। फिर से याद रखिएगा बेटा, क्या बोला? फांसी हुई। अगर आप ट्रिक याद रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये बेटा चीनी यात्रियों का बता रहे हैं। सबसे पहले आएंगे फायान। फायान। सा से आएंगे संयुगन। संयोगन। हा से बेटा आएंगे ह्वेन सॉन्ग। कौन आएंगे? हेन सॉन्ग। ई से आएंगे इत्सिंग। कौन आएंगे? इत्सिंग। तो बेटा ये 4 यात्री हैं जो चीनी यात्री हैं। इनका क्रम आप फांसी हुई से याद रखिएगा, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है कि भारत आने वाले चीनी यात्रियों का सही क्रम लगाएं। तो फांसी हुई, उनको लिखने के बाद आप ये भी लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, आपने जरूर नाम सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन जब गाया करते थे तो बारिश होने लगती थी, बादल गरजने लगते थे, मौसम अपनी उफान पर आ जाया करता था। ऐसा तानसेन के बारे में बताया गया है कि तानसेन की गायकी में इतना ज्यादा दम हुआ करता था।
चलिए तो क्या लिखा है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? लाल, कुलवंत, बंदा बहादुर, फिर है रामतनु पांडे और चौथा मार्कंडेय पांडे। तो इनका जो सही नाम था बेटा, मूल नाम था इनका, वो नाम क्या था? रामतनु पांडे, याद रखिएगा, तानसेन का मूल नाम था। अगर हम बात करें अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में जो संगीतकार थे उनमें तानसेन का तो नाम आपने सुन ही लिया है। तानसेन के बाद एक और थे बैजू बावरा, नाम याद रखिएगा बेटा, बैजू बावरा, बैजू बावरा, और तीसरा नाम सूरदास का भी याद रखिएगा। ये तीन प्रमुख लोग थे। कितने प्रमुख लोग थे? तीन प्रमुख लोग हुआ करते थे अकबर के दरबार। फिर आपने सुना होगा अकबर के दरबार में नवरत्न भी थे। क्या थे बेटा? नवरत्न। इस बात को भी याद रखिएगा। 9 लोगों का एक समूह था जो बहुत ही प्रकांड हुआ करते थे, बहुत ही विद्वान हुआ करते थे, बहुत ही ज्ञानी हुआ करते थे, बहुत ही प्रतिभावान होते थे। उन 9 विद्वानों को, 9 ज्ञानियों को नवरत्न की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? नवरत्न की संज्ञा दी गई। अब इन नवरत्नों में आपने बहुत सारे नाम जरूर सुन रखे होंगे। अगर हम पहले नाम की बात करें बेटा, इन नवरत्नों पर जरा एक बार निगाह बना लेते हैं। पहला आएगा बीरबल। क्या आएगा बेटा? बीरबल। दूसरा आएगा अबुल फजल, अबुल फजल। तीसरे आएंगे बेटा तानसेन। क्या आएंगे? तानसेन। अगर चौथे नवरत्न की बात करें तो पहले बीरबल, दूसरे अबुल फजल, तीसरे तानसेन, चौथे आएंगे भगवंत दास। क्या आएंगे बेटा? भगवंत दास। पांचवें आएंगे अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना, खान ए खाना। और बेटा अगर छठे की बात करें तो आएंगे टोडरमल, टोडरमल। सातवें की बात करें तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपने मानसिंह का नाम सुना होगा, सातवें में मानसिंह। आठवें की अगर बात करें तो बेटा आएंगे मुल्ला दो प्याजा। इनको प्याज खाना बहुत पसंद था, इस वजह से मुल्ला दो प्याजा नाम पड़ गया। और 9वें नंबर पर आएंगे हकीम हुकाम, हकीम हुकाम। तो अकबर के दरबार के नवरत्न थे, उन नवरत्नों के नाम भी आप याद रखिएगा। और उन नवरत्नों में जो तानसेन थे वो प्रमुख हुआ करते थे और एक संगीतकार थे, गीत गाया करते थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो संवैधानिक सभा बनी थी उसका सलाहकार कौन था। तो अगर इसके सही उत्तर पर जाएंगे तो आपको सही उत्तर पता होगा बेटा। इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर बी एन राव, श्री के एम मुंशी। तो बेटा इसका सही उत्तर होगा बी एन राव। भारत की जो संवैधानिक सभा बनी थी उसके जो सलाहकार थे उनका नाम क्या था? बी एन राव। भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 18 बड़ी और बहुत सारी छोटी कमेटियों का निर्माण किया गया था। तो उन कमेटियों के नाम में आपको 2 4 5 नाम तो आपको याद ही रखने हैं। सबसे पहली जो समिति आएगी बेटा वो आपको याद रखनी है प्रारूप समिति। संविधान के निर्माण में बहुत सारी समितियां बनी थी, उन समिति में आपको सबसे नंबर 1 पर याद रखनी है प्रारूप समिति। दूसरा आपको याद रखना है प्रांतीय समिति। कौन सी? प्रांतीय समिति। तीसरा आपको याद रखना है केंद्रीय समिति। कौन सी? केंद्रीय समिति। चौथा आपको याद रखना है बेटा झंडा समिति। पांचवा मूल अधिकार, मूल अधिकार। मूल अधिकार तो लास्ट क्लास में आप लोग देख ही चुके हैं ना कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो हम लोगों को ये सारे याद रखने हैं, मूल अधिकार कह लें या मौलिक अधिकार कह लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक परामर्श समिति, ये भी नाम कहा जा सकता है। तो जो पहला है प्रारूप समिति के जो प्रमुख थे, जो अध्यक्ष थे,
उनका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आपको ये नाम याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान भी लिख लीजिएगा बेटा। प्रांतीय संविधान समिति के जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल, श्री सरदार पटेल को भी याद रखिएगा। केंद्रीय समिति की, केंद्रीय संविधान समिति, इसमें भी संविधान ऐड कर लीजिएगा। इसमें जो आएंगे वो आएंगे बेटा आपके जवाहरलाल नेहरू। जे एल नेहरू को आप याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अलग अलग मत हैं, कुछ स्थानों पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कुछ जगहों पर जे बी कृपलानी आपको देखने को मिल जाता है। जे बी कृपलानी आपको देखने को मिलेगा। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति की अगर बात करें तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही नाम आएगा, सरदार पटेल। तो आपको इन 5 समितियों को भी याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समितियां हैं। तो आपको इन समिति और इनके अध्यक्षों के नाम भी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर करते हैं। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा बेटा, राष्ट्रपति द्वारा गठन किए गए निकाय का क्या नाम होता है? तो आप इसका सही उत्तर बताएंगे। पहला है वित्त आयोग, दूसरा है योजना आयोग, तीसरा है कराधान जांच आयोग, चौथा है टैरिफ आयोग। तो बेटा जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बेटा वित्त आयोग। कौन सा होगा? वित्त आयोग। चलिए वित्त आयोग पर चर्चा कर लेते हैं। इसका सही उत्तर आपको पता लग गया होगा, वित्त आयोग है। ये वित्त आयोग करता क्या है इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किसका वर्णन किया गया है? वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। ये वित्त आयोग किसके द्वारा बनाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है बेटा? राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। गठन मतलब इसको बनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। इसका कार्य क्या होता है? तो केंद्र और राज्य के मध्य, अब सरकार ने पैसा इकट्ठा कर लिया टैक्स से, केंद्र और राज्य सरकारों ने, तो अब उनके बीच में डिवाइडेशन होगा ना, कितना केंद्र सरकार रखे कितना राज्य सरकार रखे। इसको निर्धारण करने के लिए किसका गठन किया जाता है? वित्त आयोग का। केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा, करों का बंटवारा, केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा करने के लिए कौन सा आयोग है बेटा? वित्त आयोग है। अब वित्त आयोग की अगर संरचना की बात करें, संरचना की बात करें, संरचना मतलब इसमें कितने लोग होते हैं? तो संरचना में एक अध्यक्ष होगा बेटा, एक अध्यक्ष होगा प्लस 4 अन्य सदस्य होंगे, 4 अन्य सदस्य होंगे। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। कितने? एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। अगर बेटा कार्यकाल की बात करें, इनका कार्यकाल कितना होगा? तो 5 वर्ष, और नहीं तो राष्ट्रपति के अनुसार, राष्ट्रपति जब चाहे, राष्ट्रपति के अनुसार, राष्ट्रपति के अनुसार। इस बात को आप अभी तक याद रखेंगे। तो ये वित्त आयोग था। अब प्रश्न ये उठता है कि अभी तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? तो अगर हम पहले वित्त आयोग की बात करें, पेपर में 50 बार प्रश्न आया है, पहले वित्त आयोग, प्रथम वित्त आयोग, याद रखिएगा बेटा, भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पहला वित्त आयोग, पहले वित्त आयोग के गठन की बात करें तो 1951 से 1952 से 1952 से 5 साल के लिए आएगा, 1951 ही रहेगा बेटा, 1951 से 1956 तक। तो पहली बात तो हमने समझा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी नामित किए जाते हैं, और ये नामित करने का जो अधिकार होता है ये तो आप जानते हैं किसके हाथ में होता है। तो फिर अगर हम बात करें वित्त आयोग, तो पहला वित्त आयोग आएगा 1951, 1951 नहीं बेटा, 52 ही सही उत्तर होगा इसका, 1952 ही होगा। 1952 से 1957 तक आएगा पहला वित्त आयोग। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो आपने 2-3 नाम जरूर सुने होंगे। एक आपने एनके सिंह का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा बेटा? एनके सिंह का। और आपने सुना होगा केसी नियोगी का। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले वित्त आयोग के अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो बेटा केसी नियोगी आएंगे। कौन आएंगे बेटा? केसी नियोगी, इसको याद ही रखिएगा आप।
पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? केसी नियोगी। दूसरे वित्त आयोग की बात करेंगे बेटा, द्वितीय वित्त आयोग की, तो आएगा 1957 से 1962, 1957 से 1962 तक आएगा। और इसका जो अध्यक्ष होंगे, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे के संथानम, के संथानम, इस बात को भी याद रखिएगा। और वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 15वां। वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 2021 से 2026 तक होगा। और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे बेटा एन के सिंह। कौन होंगे? एन के सिंह, ये याद रखिएगा। तो अभी तक कुल कितने वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है? तो अभी तक कुल 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। 2026 के बाद 16वें वित्त आयोग का क्या किया जाएगा? गठन। तो आप इन बातों को भी याद रखेंगे वित्त आयोग से संबंधित। अगला है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों में संशोधन किया जा सकता है। मतलब भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य विधानसभाओं द्वारा एक साथ मिलकर, अकेले संसद द्वारा, संसद व राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अधिवेशन द्वारा, आधे राज्यों द्वारा संतुष्ट किए जाने पर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संसद द्वारा। भारतीय संविधान में कुछ भी परिवर्तन किया जाए तो उसे संशोधन का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? संशोधन। भारतीय संविधान जो लिखा हुआ है, किताब है, पुस्तक है, कानूनों से संबंधित, यदि उसमें कुछ भी परिवर्तन किया जाए तो उसे किसका नाम दिया जाता है? संशोधन का। चलिए देखते हैं क्या है। अगर हम संविधान संशोधन की बात करें बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। संविधान संशोधन मतलब संविधान में कुछ भी बदला जाए, कुछ भी जोड़ा जाए, कुछ भी घटाया जाए तो उसे संवैधानिक भाषा में संविधान संशोधन का नाम दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। प्रश्न ये उठता है कि ये संविधान संशोधन किस भाग में है? तो बेटा ये भाग 20 में है। किसमें है बेटा? भाग 20 में है। प्रश्न ये उठता है कि किस अनुच्छेद में है? ये सब आपको याद रखने हैं। तो संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। ठीक है। अब भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। आप 3 प्रकार से बदल सकते हैं भारतीय संविधान में कुछ चीजों को। अलग अलग चीजों का वर्णन किया गया है, कहां पर किसके द्वारा बदला जाएगा ये भी बताया गया है। तो वो 3 प्रकार कौन से हैं? सबसे पहले पर चर्चा करते हैं साधारण बहुमत। पहला कौन सा है? साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? 50% से एक ज्यादा आ गया, लोकसभा राज्यसभा से बिल पास करा लो, 50% से एक ज्यादा वोटिंग हो जाए पक्ष में, आप संशोधन करा सकते। दूसरा क्या होगा बेटा? विशेष बहुमत। दूसरा क्या होगा? विशेष बहुमत मतलब 2/3 विशेष बहुमत। विशेष बहुमत ये दूसरे प्रकार से संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा प्रकार क्या है? ये बहुत कठिन है बेटा। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत तो हो, साथ ही साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी इसे पास कराओ। विधान सभाओं से भी जब आप इसे पास करा लेते हैं तब ये विशेष बहुमत होता है। कहां पर, किस संविधान के किस दायरे में साधारण बहुमत का प्रयोग होगा, किस दायरे में विशेष बहुमत का प्रयोग होगा, किस दायरे में विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन का प्रयोग होगा, उस पर चर्चा किसी और क्वेश्चन में कर लेंगे। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि संविधान में जो कुछ नियम, कायदे, कानून लिखे हुए हैं, जो कुछ उपबंध लिखे हुए हैं, यदि उनमें कुछ भी परिवर्तन करना है तो एक संवैधानिक शब्दावली है संविधान संशोधन। भारतीय संविधान संशोधन का वर्णन भाग 20 और अनुच्छेद 368 में किया गया है। 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे से अधिक या कम से कम आधी विधानसभाओं द्वारा उसे पास करा लो। इतनी बात को याद रखना है, उस पर चर्चा कभी और करेंगे कहां पर किसके द्वारा किया जा सकता है। एक बात याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो सबसे पहला संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था और इसके अंतर्गत नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस बात को भी आप याद रखिएगा, पेपर में बहुत बार प्रश्न आता है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड पर।
और अब तक लगभग 106 संशोधन किए जा चुके हैं। अब तक प्रेजेंट टाइम में कितने किए जा चुके हैं? 106। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन से संबंधित चीजों को भी आपको पढ़ते चलना है कि संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं कि आ ही रही होगी। नहीं आ रही है तो थोड़ा पेशेंस बनाकर रखें, पढ़ते रहें, चीजें ऑटोमेटिक अपने आप क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले क्या कह रहा है? मैग्नेटाइट है। क्या है? मैग्नेटाइट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैग्नेटाइट है क्या। तो आपने नाम सुना होगा आयरन। आयरन जिसका सिंबल होता है Fe। क्या होता है? Fe। और इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक की अगर हम लोग बात करें तो इसका होता है 26। अब आप कहेंगे आयरन बोल रहे हैं और Fe लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा जो आयरन शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका जो Fe लिया गया है वो फेरम से लिया गया है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द फेरम से लिया गया है। फेरम Fe ले लिया गया बेटा, फेरम से लिया गया है। बोलते आयरन है लेकिन जो सिंबल है Fe है, क्योंकि ये जो Fe है वो लैटिन भाषा के फेरम, इससे बेटा फेरम से लिया गया है, इस वजह से Fe हो गया। परमाणु क्रमांक याद रखिएगा बेटा। इसके अगर हम लोग 4 प्रमुख अयस्कों की बात करें, कितने प्रमुख अयस्क? वैसे तो आपको 6 याद रखने, चलिए 6 बता दे रहे हैं। सबसे पहला आएगा मैग्नेटाइट। क्या आएगा? मैग्नेटाइट। दूसरा आएगा बेटा हेमेटाइट, ये आयरन के ओर हैं, आयरन के अयस्क हैं। तीसरा आएगा लिमोनाइट। क्या आएगा? लिमोनाइट। और चौथा और अंतिम आएगा बेटा सिडेराइट। क्या आएगा? सिडेराइट। तो आयरन के कितने अयस्क हैं बेटा? 4। कौन कौन से 4 आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं? मैग्नेटाइट, दूसरा कौन सा है? हेमेटाइट, तीसरा कौन सा है? लिमोनाइट, और चौथा कौन सा है बेटा? सिडेराइट। ये आपको आयरन के 4 अयस्कों को याद रखना है, ठीक है बेटा। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। अगर हम इनके फॉर्मूलों की बात करें कि मैग्नेटाइट का कौन सा है, हेमेटाइट का कौन सा है, तो बेटा ये वाला जो फॉर्मूला है वो हेमेटाइट का है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैग्नेटाइट का है। तो आपको 2 फॉर्मूले याद हो गए कि भैया मैग्नेटाइट की अगर फॉर्मूले की बात करें तो आएगा Fe3O4, Fe3O4। और हेमेटाइट के फॉर्मूले की बात करें तो आएगा Fe2O3। और बेटा अगर हम लोग 2 बचे हुए की बात करें, लिमोनाइट और सिडेराइट के फॉर्मूले की बात करें, तो बेटा ये FeCO3 जो बात करें वो सिडेराइट का फॉर्मूला है। किसका है? सिडेराइट का। और लिमोनाइट के फॉर्मूले की बात करें तो लिमोनाइट का जो फॉर्मूला है वो है 2Fe2O3 और डॉट 3H2O। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? लिमोनाइट और सिडेराइट का। तो ये हम लोगों ने आयरन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 अयस्क देख लिए। और 2 और आप याद रखिएगा, 2 और याद रखिएगा। आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट, इसको बोलते हैं FeH2, इसका फॉर्मूला है। और छठा याद रखिएगा कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा CuFeH2। ये आपको आयरन के 2 और याद रखने हैं और 2 अयस्क याद रखने हैं। तो ये जो मैग्नेटाइट है ये आयरन का अयस्क है। आयरन मतलब लोहे के प्रकार हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मैग्नेटाइट की, हेमेटाइट की, लिमोनाइट की, सिडेराइट की, तो इनमें भी गुणवत्ता का आधार होता है, कोई सबसे बहुत अच्छा होता है। अगर हम बात करें सबसे अच्छी क्वालिटी का जो होता है वो होता है मैग्नेटाइट। कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। और सबसे गंदी क्वालिटी का जो होता है जिसमें कम से कम लोहा निकलता है उसका नाम होता है सिडेराइट। क्या होता है? सिडेराइट। तो आप याद रखिएगा मैग्नेटाइट की गुणवत्ता अच्छी है और सिडेराइट की गुणवत्ता सबसे कम है। तो अगर हम बात करें मैग्नेटाइट, किसकी बात करें? मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट में आयरन का परसेंटेज 70 से 72% पाया जाता है, जिसके कारण इसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी गुणवत्ता होती है आयरन की ओर से। दूसरे नंबर पर अगर बात करें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट की बात करें, तीसरे नंबर पर जो गुणवत्ता में आता है वो आता है लिमोनाइट। क्या आता है बेटा? लिमोनाइट।
और फिर आता है बेटा चौथे नंबर पर सिडेराइट। सिडेराइट ये आयरन के ओर हैं, गुणवत्ता के मामले में सबसे अच्छा होता है बेटा मैग्नेटाइट, दूसरे नंबर पर होता है हेमेटाइट, तीसरे नंबर पर होता है लिमोनाइट, चौथे नंबर पर होता है सिडेराइट। अगर हम हेमेटाइट की बात करें तो ये 60 से 70% तक पाया जाता है इसमें, और इसमें 40 से 60% तक पाया जाता है आयरन। और इसकी बात करें तो 40 से कम, यानी अगर 100 किलो का टुकड़ा निकला है तो सिडेराइट में जो 40% होगा वो आयरन का होगा, बची हुई अशुद्धियां या और कुछ पदार्थ हो सकते हैं। तो भारत में अगर हम बात करें तो ये चारों प्रकार के नहीं पाए जाते हैं, भारत में सिर्फ 2 प्रकार के और पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। और अगर हम बात करें ये किन राज्यों में पाए जाते हैं तो आपको याद रखना है झारखंड, फिर आपको याद रखना है बेटा छत्तीसगढ़, फिर आपको याद रखना है उड़ीसा। ये पठारी क्षेत्रों में पाया जाएगा, छोटे नागपुर के पठार के इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे। फिर अगर दक्षिण भारत के हम राज्यों की बात करें तो आपको कर्नाटक याद रखना है, कर्नाटक में पाया जाएगा। भारत में 2 पाए जाते हैं, बस इतनी बात याद रखना, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। कहाँ पाए जाते हैं एक बार मैप खोलकर बैठेंगे देखेंगे याद हो जाएगा। कहाँ पाया जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आपको याद रखना है गोवा, गोवा के बाद आपको बेटा याद रखना है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद आपको याद रखना है तेलंगाना। इन राज्यों में भारत में जो लोहा है वो पाया जाता है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट प्रकार का ही लोहा पाया जाता है, और किसी प्रकार का भारत में लोहा पाया नहीं जाता है। तो ये आपका प्रश्न था, और प्रश्न से संबंधित भी हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं, इनको भी याद करते चलना है। अगला प्रश्न क्या है, भोपाल गैस त्रासदी की अगर बात करें तो उत्तरदायी गैस कौन सी है? मिथाइल आइसोसाइनेट ही इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा बेटा? मिथाइल आइसोसाइनेट इसका सही उत्तर होगा। भोपाल गैस त्रासदी की अगर बात करें बेटा तो ये कहाँ होगी? तो सबसे पहले आपको नाम से समझ में आ रहा होगा भोपाल। भोपाल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का एक शहर है भोपाल, वहां पर होगी। तारीख की बात करें 2 से 3 दिसंबर की रात में होगी, 1984 में यह घटना होगी। एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। यहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो जाएगी, और ऐसा बताया जाता है लगभग 45 टन गैस लीक होगी। अलग अलग जगह अलग अलग आंकड़े हैं, कुछ अखबारों में बताया जाता है 3000 लोगों की मौत हो जाएगी, और कुछ जगह बताते हैं 10,000 के करीब लोगों की क्या हुई? मौत हुई। और आपको पता है ये भोपाल गैस त्रासदी का संबंध मिथाइल आइसोसाइनेट से था। इन प्रश्नों को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक ये नहीं पूछा गया है पर अब पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। अगला है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव जानते होंगे आप, छाछठ सही, अगर जिनको नहीं पता है वो इधर देख लें, पहले इसको उत्तर को समझ लेते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोजकर्ता जो थे वो रॉबर्ट पियरी थे। कौन थे बेटा? रॉबर्ट ई पियरी थे, उत्तरी ध्रुव के खोजकर्ता थे। उत्तरी ध्रुव क्या है तो चलो एक बार देख लेते हैं। ये बेटा पृथ्वी है, ये आपको पृथ्वी दिख रही होगी। पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसे 0 डिग्री कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, एक और नाम है भूमध्य रेखा कहते हैं, और एक और नाम है विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, ऊपर वाले का नाम उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले का नाम दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में एक और लाइन है 23.5 डिग्री, जिसे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। थोड़ा ऊपर और आएंगे तो आपको 66.5 की लाइन भी मिलेगी, जिसे हम लोग आर्कटिक सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले इलाके को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध में जाएं तो 23.5 डिग्री की एक रेखा मिलेगी, जिसे बेटा मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। फिर थोड़ा और नीचे जाएंगे बेटा तो यहाँ पर 66.5 डिग्री भी आपको मिलेगी, जिसे हम लोग अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंटार्कटिका सर्कल कहते हैं। और बेटा इसी के नीचे का जो क्षेत्र है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तरी ध्रुव की अगर बेटा हम लोग बात करें तो उत्तरी ध्रुव के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम क्या है बेटा? रॉबर्ट ई पियरी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। रमन प्रभाव की खोज किसने करी? नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रमन इफेक्ट। अगर रमन इफेक्ट की बात करें तो रमन इफेक्ट के खोजकर्ता हैं सीवी रमन।
क्या नाम है इनका? सीवी रमन। फुल फॉर्म अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो चंद्रशेखर वेंकट रमन है इनका फुल फॉर्म। क्या है बेटा नाम का? सीवी रमन की अगर पूर्ण रूप की बात करेंगे तो चंद्रशेखर वेंकट रमन है। इन्होंने अपने प्रभाव को कब दर्शाया था? तो 28 ऑफ द फरवरी 1928 को इन्होंने अपने इस प्रभाव को सबके सामने रखा और 1928 में इन्होंने इस प्रभाव को जग जाहिर करा और यही कारण है कि भारतीय थे ये। इसी वजह से 28 फरवरी को 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि रमन प्रभाव की खोज हुई थी। विज्ञान दिवस, ठीक है, क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बेटा सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन को इसी खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी का। इस बात को भी आप याद रखिएगा। दूसरा 1954 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। और 1957 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया था। तो 1928 में इन्होंने इसकी खोज की थी और 1930 में इनको पुरस्कार दिया गया, फिर 1954 में पुरस्कार दिया गया, फिर 1957 में पुरस्कार दिया गया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण अणुओं द्वारा विक्षेपित होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन, क्या कहा था? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण अणुओं द्वारा विक्षेपित होती है। मतलब रास्ते में आने वाले पार्टिकल से टकराती है, अणुओं से विक्षेपित होती है। ये इन्होंने अपने प्रभाव में बताया था सीवी रमन ने, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। आपने छोटी क्लासों में एक पढ़ा होगा, जब श्वेत प्रकाश की किरण, जब व्हाइट रे किसी प्रिज्म पर स्ट्राइक करती है, श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर टकराती है, तो टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में बेटा? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये आपने पढ़ रखा होगा। आपको अगर याद हो तो विबग्योर आपको सिखाया गया होगा। कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। आपको सिखाया हो गया होगा। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। 1 2 3 4 5 6 7। जब प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म पर गिराया जाता है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये जो वायलेट है ये बैगनी है। इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है 400 नैनोमीटर के करीब होती है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 700 नैनोमीटर। और जैसे ही ऊपर चढ़ते चले जाएंगे तरंगदैर्घ्य की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। इस बात को भी आप याद रखना। पेपर में प्रश्न क्या बनता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? वायलेट यानी बैगनी कलर की। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की होती है। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखेंगे। 10वां प्रश्न था ये। अगला है मोरीबंद डेल्टा निम्न में से किस डेल्टा का उपभाग है? और आपके सामने ऑप्शन बेटा 4 रखे हुए हैं। कृष्णा गोदावरी महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा और कावेरी डेल्टा। बंगाल डेल्टा और कावेरी डेल्टा, ये 4 डेल्टा हैं। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, मोरीबंद डेल्टा है क्या। तो गंगा नदी की जब वितरिका बंगाल में प्रवेश करती है और एक चली जाती है बेटा बांग्लादेश, एक शाखा जो है ये फरक्का नामक जगह है। फरक्का नामक जगह से गंगा नदी 2 शाखाओं में बट जाती है। एक चली जाती है पश्चिम बंगाल, क्या चली जाती है? पश्चिम बंगाल चली जाती है। और दूसरी चली जाती है बांग्लादेश। कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश चली जाती है। तो ये जो पश्चिम बंगाल जाती है तो ये डेल्टा का निर्माण करती है।
किसका निर्माण करेगी? ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण करेगी। अब डेल्टा क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जब नदी बहुत ऊंचाई से बह रही होती है तो अपने साथ मिट्टी, रेत, कंकड़ के जो कण है उनको लाकर बहती है और फिर लाकर एक जगह जमा कर देती है। जमा कर देती है तो दलदल नुमा स्थान बन जाता है। जैसे देखिए ये नदी बह रही थी, अब उसने यहाँ पर ढेर सारी गंदगी लाकर जमा कर दी और फिर वो ऐसे बहने लगी। ऐसे क्यों बहेगी? यहाँ पर मिट्टी, कंकड़, रेत के कण पड़े हुए हैं और इनको काट कर बह रही है। इनको काट कर बह रही है। ये दलदल है। अब यहाँ से बह रही है। ये पूरा दलदल है बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये दलदल है। अब इनके मध्य से पानी की धारा के रूप में छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में बह रही, इससे बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है। ये क्या है बेटा? डेल्टा। तो अगर हम बात करें तो ये जो गंगा नदी है इसकी जो वितरिका है वो 4 प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल डेल्टा के अंतर्गत। कितने प्रकार के? बंगाल डेल्टा में कितने डेल्टा आएंगे? 4। पहले की अगर हम लोग बात करें उसका नाम है मोरीबंद। क्या नाम है? मोरीबंद। दूसरा है अपरिपक्व, अपरिपक्व डेल्टा। तीसरे की बात करें तो आएगा सक्रिय डेल्टा और चौथे की बात करें तो आएगा प्रौढ़ डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? प्रौढ़ डेल्टा। तो बेटा गंगा नदी बंगाल के क्षेत्र में बंगाल डेल्टा का निर्माण करती है जिसकी 4 शाखाएं हैं। पहला है मोरीबंद डेल्टा, दूसरा है प्रौढ़ डेल्टा, तीसरा है अपरिपक्व डेल्टा और चौथा है सक्रिय डेल्टा। अगर हम बात करें कि 4 डेल्टा किस स्थान में है तो डायग्राम ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो डेल्टा आपको दिख रहा है ये वाला, ये एक डेल्टा हो गया, दूसरा डेल्टा ये हो गया, तीसरा डेल्टा ये हो गया और चौथा डेल्टा ये हो गया। अगर इस डेल्टा की बात करें तो ये सक्रिय डेल्टा है। कैसा है? सक्रिय। ये पहले नंबर वाले डेल्टा की बात करें तो इसका नाम होगा मोरीबंद डेल्टा। दूसरे की बात करें तो ये होगा बेटा प्रौढ़ डेल्टा। कौन सा होगा? प्रौढ़ डेल्टा। और तीसरे की बात करें तो ये होगा अपरिपक्व डेल्टा। तो गंगा नदी जब बंगाल में प्रवेश करती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है? दलदली स्थान होता है जहां पर मिट्टी, कंकड़, रेत के बारीक कण लाकर इकट्ठा कर दिए जाते हैं। और ये जो बंगाल डेल्टा है इसके 4 भाग हैं। उन 4 भागों में एक डेल्टा था मोरीबंद डेल्टा जो कि आपके प्रश्न का उत्तर था। और आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा मोरीबंद डेल्टा। किसका भाग है? तो ये बेटा बंगाल डेल्टा का भाग है। किसका भाग है? बंगाल डेल्टा का भाग है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? ये है क्या? ये पवने हैं। क्या है बेटा? पवने हैं। पवनों को कहते हैं हवाएं। पूरी पृथ्वी में जो हवाएं हैं वो अलग अलग स्थानों पर चलती हैं और उन स्थानों पर चलने के कारण उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं। जिन विशेषताओं को चलते उनको नाम दिए जाते हैं। तो पहली है चीनक नहीं होगा, चिनूक होगा बेटा। चिनूक पहली आपको याद रखनी है, चिनूक। और इसका दूसरा नाम है सांटाना। सांटाना। ये जो पवने हैं, ये जो हवाएं हैं, स्थानीय पवने हैं, ये कहाँ चलती हैं? यूएसए में। बिल्कुल सही, आपको गलत बताना है। दूसरा, सिरोको की बात करें तो ये इटली में चलती हैं। सिराको भी कहीं कहीं मिलता है बेटा, इसकी जगह माफी चाहते हैं, गलत हो गया है। सिराको, सिराको इटली में चलती हैं। ब्लिजॉर्ड की बात करें तो बेटा चिली में चलती हैं। बिल्कुल सही है, ये तीनों सही लिखे हुए हैं। नार्वेस्टर्स की बात करें तो ये भारत में नहीं चलती हैं। यही आपका पूछ रहा है, गलत बताओ, तो गलत यही होगा। नार्वेस्टर भारत में नहीं चलती हैं। तो प्रश्न ये उठता है नार्वेस्टर चलती कहाँ है? तो नार्वेस्टर चलती हैं न्यूजीलैंड में। कहाँ चलती हैं? न्यूजीलैंड में चलने वाली स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? नार्वेस्टर। प्रश्न ये उठता है फिर भारत में चलने वाली को तो बता दो। तो भारत में जो चलती है उन्हें कहते हैं लू, उत्तर भारत में। और ताप लहरी, बहुत गर्म होती हैं, ताप लहरी के नाम से जाना जाता है। तो ये स्थानीय पवने हैं जिनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना गया। तो चिनूक और सांटना कहाँ चलती हैं? यूएसए में चलती हैं। सिराको कहाँ चलती हैं? इटली में चलती हैं। ब्लिजार्ड कहाँ चलती हैं? चिली में चलती हैं। और नार्वेस्टर गलत था, कह रहा था सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है। तो नार्वेस्टर कहाँ चलेंगी? न्यूजीलैंड में चलेंगी। और बेटा जो नार्वेस्टर की बात करें तो नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में, तो भारत में कौन सी चलती है? लू चलती है। और दूसरी कौन सी है? ताप लहरी। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला कौन सी है? तो बेटा वो भारत की वेधशाला है। किसमें है? भारत में है। अब भारत में किस स्थान पर है? तो भारत में लेह में।
दूरबीनी वैधशाला बनाई गई है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वैधशाला भारत में है, और भारत में किस स्थान पर? लेह शहर है। लेह की बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है, तो इस केंद्र शासित प्रदेश में इनका निर्माण किया गया। अगला देखते हैं प्रश्न। गोताखोरों के सांस लेने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? पहला है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन और हीलियम, तीसरे की अगर बात करेंगे बेटा तो आएगा ऑक्सीजन और आर्गन, चौथे की बात करेंगे तो ऑक्सीजन और नियान। अगर इसके सही उत्तर पर जाएंगे तो बेटा ऑक्सीजन और हीलियम आएगा। कौन आएगा? ऑक्सीजन और हीलियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गोताखोर जब सांस लेने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैस का जो मिक्सचर है वो भरा रहता है। दो तीन चीजें और याद रखना, जो नाइट्रोजन गैस है, कौन सी है? नाइट्रोजन, वो विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरी जाएगी। किसमें भरी जाएगी? इलेक्ट्रिक बल्ब में विद्युत गैस भरी जाएगी। साथ ही साथ नाइट्रोजन वायुयान के टायरों में भी भरी जाएगी। वायुयान यानी हवाई जहाज के टायरों में भी कौन सी गैस भरी जाएगी? नाइट्रोजन ही भरी जाएगी। फिर अग्निशामक, जो आग बुझाने वाला आता है, अग्निशामक सिलेंडर जो होता है बेटा, उसके अंदर भरी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसों को भी आपको याद ही रखना है, क्योंकि पेपर में बहुत बार आते हैं कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें भी भरी जाती है बेटा नाइट्रोजन। अग्निशामक में कौन सी भरी जाती है? तो भरी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2024 से इसको मनाने की घोषणा हुई है। और कब से मनाया गया है? 23 अगस्त से। अगर हम बात करें कब मनाया जाता है? 23 अगस्त। आपको पता होगा कि भारत ने एक अपना मिशन अभी अभी सफल करा है कुछ समय पहले, चंद्रयान। तो चंद्रयान का जो लैंडर था, जो लैंड करा था चंद्रमा की सतह पर, उसका नाम था विक्रम लैंडर। क्या नाम था? विक्रम लैंडर लैंड करा था। और ये जो विक्रम लैंडर कहाँ लैंड करा था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करा था। किस ध्रुव पर लैंड करा था? दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करा था। और उस दक्षिणी ध्रुव का नाम भारत ने शिव शक्ति रखा था। इस बात को भी याद रखना। क्या याद रखा था ना? शिव शक्ति रखा था उस दक्षिणी ध्रुव का नाम। अच्छा, ये चंद्रयान लैंड कब करा था? तो डेट याद रखना, 23 ऑफ द अगस्त 2023। यही कारण है कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की क्या कर दी गई बेटा? घोषणा कर दी गई। इस बात को याद रखिएगा। विक्रम लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करा था। अच्छा, भारत पहला देश बना है, भारत दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बना है। कौन से नंबर का देश है? पहला देश है। अब याद रखना कि चंद्रमा की सतह पर सक्सेसफुली लैंडिंग कराने में जो भारत का स्थान है वो चौथा है। अभी तक 4 देश भारत को मिलाकर लैंड करा चुके हैं, जिसमें से एक आपने नाम सुन रखा होगा यूएसएसआर का, दूसरा नाम सुन रखा होगा यूएसए का, तीसरा नाम सुन रखा होगा चीन का, और चौथा नाम है भारत का। तो भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर को लैंड करा दिया है। उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा गया है। लैंडर का नाम था विक्रम। और कब लैंड करा? तो 23 अगस्त 2023 को लैंड करा। यही कारण है कि 23 अगस्त 2024 को पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। इस बात को भी याद रखना। अब अगर हम बात करें, अगर हम बात करने की कोशिश करें तो ये चंद्रयान आपको याद रखना है, भूलना नहीं है इस बात को। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है बेटा? वो स्थित है लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है लखीमपुर खीरी, वहां पर कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। अब आपको दुधवा के साथ साथ कुछ और भी याद रखने, तभी तो आनंद आएगा। ये अगर आप देख रहे होंगे, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहुत सारे हैं, पर आपको भारत का पहला नेशनल पार्क याद रखना है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क था, वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का एक और याद रखिएगा, राजाजी नेशनल पार्क। तीसरा आपको और याद रखना है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। एक और अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, गोविंद पशु विहार। कौन सा बेटा? गोविंद पशु विहार। ये आपको उत्तराखंड के याद रखने। लगभग 10 हम लोग देख लेंगे ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। गुजरात में अगर हम बात करें तो गुजरात में आप याद रखिएगा गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान।
अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में आपको याद रखना है केवलादेव, केवलादेव ये राजस्थान है बेटा। फिर आपको याद रखना है घाना, फिर आपको याद रखना है सरिस्का, और एक और याद रखना है रणथंबोर। कौन सा याद रखना है? रणथंबोर। तो आपको ये जो 4 नेशनल पार्क हैं, रणथंबोर, केवलादेव, घाना, सरिस्का, ये आपको राजस्थान में याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में अगर कोई याद रहे ना रहे तो कान्हा जरूर याद रखना बेटा। और एक बात और याद रखना, भारत का एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश जिसमें नेशनल पार्क सबसे ज्यादा हैं, और नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 11। फिर आपको बेटा सिक्किम में अगर बात करें तो आपको याद रखना है कंचनजंगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां पर है? सिक्किम में आपको याद रखना है। अब बेटा और भी 2-4 हम बता दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। वेस्ट बंगाल ये है, तो वेस्ट बंगाल में याद रखना सुंदरवन। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर सुंदरी नामक एक पेड़ पाया जाता है, जिसके कारण इसको सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। बेटा अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, जगह कम पड़ रही है। अरुणाचल प्रदेश में अगर आपको कोई याद रहे ना रहे, अरुणाचल प्रदेश बेटा ये पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश है। नामदफा, क्या नाम है बेटा? नामदफा। फिर नीचे आएंगे तो आपको असम, असम, असम में बेटा आपको 2 नेशनल पार्क याद रखने। कितने याद रखने? 2 नेशनल पार्क याद रखने। सबसे पहला है मानस, क्या है? मानस। और दूसरा है काजीरंगा। कौन सा है? काजीरंगा। काजीरंगा में एक से सींग वाला गेंडा पाया जाता है, इसकी भी खासियत याद रखना। एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, पेपर में बहुत बार आया है। एक सींग वाला गेंडा किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? ये काजीरंगा में पाया जाता है। गिर में क्या पाया जाता है? गिर की भी खासियत याद रखना, एशियाई शेर। एशियाई शेर। देखो बेटा भारत में 105 से भी अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन हम आपको अभी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा 2-3 बार आप पढ़ेंगे तब आपको याद हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको कौन कौन से और याद रखने हैं, तो आप बेटा 1-2 और याद रख लेना, बस इतना बहुत है। केरल में याद रखना पेरियार। कौन सा? पेरियार। फिर याद रखना साइलेंट वैली। कौन सा है? साइलेंट वैली। ये आप केरल में 2 याद रख लेना बेटा। एक आपको और याद रखना है जो कि पड़ेगा मणिपुर में। कहां पड़ेगा? मणिपुर में। नाम है कैबुल लमजाओ। कैबुल लमजाओ, इसको याद रखना। इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लमजाओ, इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, इस बात को याद रखना। इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीच में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, जो मणिपुर में पड़ती है, आप याद रखिएगा, लोकटक झील। तो ये राष्ट्रीय उद्यान थे, लगभग 10 से 12 हैं। आप इनको कॉपी में जैसे हमने तरीका पहले वीडियो में बताया था उसी प्रकार लिखेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, यू विल बी द मास्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 49 डिग्री अक्षांश रेखा किन के मध्य स्थित है? 49 डिग्री अक्षांश रेखा किस किस के मध्य स्थित है? तो अगर इसके सही उत्तर की बात करेंगे बेटा, 49 डिग्री अक्षांश रेखा यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो किस देश के बीच में स्थित है? यूएसए और कनाडा। अगर 49 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करें बेटा, तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा किन देशों के मध्य है? तो सबसे पहले आपको वर्ल्ड का मैप देखना आना चाहिए कि ये 49 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ देखने को मिलेगी। तो उससे पहले 49 डिग्री को हमने तो बता दिया, साथ ही साथ और भी देख लेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे 8 डिग्री अक्षांश रेखा, फिर देखेंगे 9 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके बाद देखेंगे 10 डिग्री अक्षांश रेखा, 10 के बाद बेटा हम लोग 17 डिग्री अक्षांश रेखा पर जाएंगे। 17 के बाद जो अगली आपको याद रखनी है वो 24 डिग्री अक्षांश रेखा याद रखनी है। 24 डिग्री अक्षांश रेखा के बाद आपको 38 डिग्री अक्षांश रेखा याद रखनी है। 38 डिग्री अक्षांश रेखा के बाद आपको 49 डिग्री अक्षांश रेखा याद रखनी है। वो तो एक याद ही रखनी है, उसके साथ साथ आपको इन अक्षांश रेखाओं को भी बहुत अच्छे से याद करके चलना है। और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाएंगे?
ये इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि हो सकता है प्रश्न इससे ना बने, लेकिन इनसे जरूर बनेगा जो हम आपको बता रहे हैं। तो प्रश्न क्या बनता है कि 8 डिग्री अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच में है या किन दो स्थानों के बीच में है। तो अगर 8 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करेंगे बेटा, तो आपने नाम सुना होगा मिनी काय, मिनी काय और मालदीव, और मालदीव। मिनी काय और मालदीव के बीच में कौन सी रेखा है? 8 डिग्री अक्षांश रेखा है। अगर 9 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करेंगे, ये किसके किसके बीच में है? तो ये बेटा मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच में है, मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। 10 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो ये अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है बेटा? अंडमान और निकोबार। बेटा 17 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में स्थित है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 24 डिग्री जो समांतर रेखा है, 24 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, वो किसके मध्य स्थित है? तो वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो स्थित रेखा है उसका नाम क्या हो गया? 24 डिग्री अक्षांश रेखा। अगर 38 डिग्री अक्षांश रेखा की बेटा बात करेंगे तो 38 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के मध्य स्थित है। और बेटा अगर हम बात करें 49 डिग्री अक्षांश रेखा की, तो बेटा ये पड़ेगी आपकी यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में। तो ये आपको कुछ और अक्षांश रेखाएं याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 17 डिग्री, 20 डिग्री, 24 डिग्री, 38 डिग्री और 49 डिग्री। अभी हमने बहुत सारी छोड़ रखी है। क्यों छोड़ रखी है? एक ही वीडियो में सब बता देंगे तो बेटा वो अंतरराष्ट्रीय रेखाओं का ही वीडियो हो जाएगा। तो धीमे धीमे करके आप जब इसको 3-4 बार ऐसे क्वेश्चंस को और पढ़ लेंगे तब आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगे। इनको तो याद ही रखना है। अगर आपको मिनी काय नहीं मिल रहा है, मालदीव नहीं मिल रहा है, तो एशिया के साउथ में जाएंगे आपको सारी कंट्रीज मिल जाएंगी। ये एशिया की है, ये एशिया की है, ये भी एशिया की है, ये भी एशिया की है। इसकी बात करेंगे तो ये भी एशिया का है, ये भी एशिया का है, और ये बात करेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका की रेखा है। किसकी है बेटा? नॉर्थ अमेरिका। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 17 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 18वें की बात करते हैं। लाभ के गतिशील सिद्धांत के प्रस्तावक कौन है? किसने बेनिफिट ऑफ द टर्म का प्रतिपादन करा है? तो होंगे बेटा क्लार्क महोदय। इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, इकोनॉमी का सब्जेक्ट है। जब तक आप पूरा पढ़ेंगे नहीं तो मेरे समझाने से कोई फायदा होगा नहीं बेटा। इस वजह से इसके केवल अभी आंसर को याद रख लेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। विश्वास रखिएगा, अभी आरओ और नहीं तो यूपी पीसीएस में 110% आएगा। एक साल के अंदर आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा किसी ना किसी एग्जाम में। तो आप इसको बहुत ध्यान से रखेंगे। एसएससी सीजीएल वाले, यूपी पीसीएस और आरओ वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाभ का गतिशील सिद्धांत क्या होता है? क्लार्क महोदय ने बताने की कोशिश करी कि किसी भी वस्तु को बेचने और बनाने के बीच का जो अंतर है वो लाभ को परिभाषित करता है। यानी आपने किसी वस्तु को खरीदा और उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करा और उसके बाद आपने ज्यादा कीमत में बेच दिया, तो इसके बीच का जो प्रॉफिट होता है वो लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो आपको याद रखना है कि लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा? 1900 के करीब के साइंटिस्ट होंगे, 1900 के करीब के वैज्ञानिक ही कह सकते हैं। जो जानकारी विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक होती है उसे हम लोग वैज्ञानिक ही आधार मानते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्लार्क। द रोड अहेड के लेखक कौन है? एक पुस्तक है बेटा, द रोड अहेड के लेखक कौन है? तो अगर हम बात करें, ऑप्शन है बिल क्लिंटन, आई के गुजराल, तीसरे हैं बिल गेट्स, चौथे हैं पीएन सेनन। ये जो बेटा द रोड अहेड पुस्तक है ये बिल गेट्स की है। बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, इस बात को याद रखिएगा। बिल गेट्स की जो आत्मकथा है उसका नाम है द रोड अहेड। ये सीईओ थे। किसके थे बेटा? माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुन रखा होगा आपने, माइक्रोसॉफ्ट। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। द रोड अहेड के लेखक कौन है? बिल गेट्स। आज का अंतिम प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम किस प्रकार की रचना है? तो अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें तो ये एक नाटक है बेटा। क्या है? नाटक है। आपने नाम सुन रखा होगा
कालिदास का। किसका नाम सुना है? कालिदास का। कालिदास की अगर हम लोग प्रमाणिक रचनाओं की बात करें तो कालिदास की 7 प्रमाणिक रचनाएं मिलती हैं। कितनी बेटा? 7 प्रमाणिक रचनाएं मिलती हैं। इन 7 प्रमाणिक रचनाओं में जो 3 रचनाएं हैं वो नाटक है, नाटक है। जो 2 रचनाओं की बात करेंगे तो वो महाकाव्य होंगे, महाकाव्य होंगे। और 2 रचनाओं की बात करेंगे तो वो होंगे खंड काव्य। क्या होंगे बेटा? खंड काव्य। अभिज्ञान शकुंतलम की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभिज्ञान शकुंतलम एक प्रकार का नाटक है बेटा। क्या है? नाटक है। इस बात को आप याद रखिएगा, नाटक होगा ये। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? नाटक है। और ये नाटक किसका है? इस बात को भी आप याद रखिएगा, कालिदास। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए कालिदास। कालिदास ने एक नाटक की रचना करी है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। इसके साथ साथ आपको 2 और नाटकों के नाम भी याद रखने हैं। पहला याद रखना है विक्रमो वर्षियम। पहला कौन सा है? विक्रमो वर्षियम। दूसरा बच्चे आपको याद रखना है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। तीसरे नाटक की बात करें तो बेटा आपको याद रखना है मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम। ये 3 नाटक जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुए और कालिदास के हैं। 7 रचनाओं में 3 नाटक हो गए। 2 आएंगे महाकाव्य। कौन आएंगे? महाकाव्य। महाकाव्य में पहला आएगा रघुवंशम, रघुवंशम। दूसरे की बात करेंगे बेटा तो आएगा कुमार संभवम। दूसरे की क्या बात करेंगे? कुमार संभवम। और बेटा अगर खंड काव्यों की बात करेंगे तो खंड काव्य भी 2 आएंगे। एक आएगा ऋतु संहारम, ऋतु संहारम। और बेटा अगर दूसरे खंड काव्य की बात करेंगे तो आएगा मेघदूत। क्या आएगा? मेघदूत। तो ये कालिदास की अगर हम बात करेंगे तो कालिदास अपने समय के बहुत ही ज्यादा ख्याति प्राप्त लेखक और कवि के रूप में समाज में अपनी एक नए पद चिन्हों को छोड़कर गए। 7 प्रमाणिक रचनाओं में 3 रचनाओं को नाटक की संज्ञा दी गई, 2 खंड काव्य और 2 महाकाव्य की श्रेणी में रखे गए। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका इन क्वेश्चन से रिलेटेड जरा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हम लोगों ने जो शुरुआत करी थी बेटा इन 20 क्वेश्चंस की, उन 20 क्वेश्चंस में सबसे पहले शुरुआत हमारी हुई थी राष्ट्रपति से संबंधित, आपातकाल से संबंधित हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत हुई थी। और अंतिम क्वेश्चंस को हमने कहां पर देखा? अंतिम क्वेश्चन कालिदास पर खत्म किया था। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है या आपका कोई भी सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली क्लास में नए 20 क्वेश्चन के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।